ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन, इनकी रिएक्शंस लिखना बहुत आसान होता है। जैसे फॉर्मेशन के केस में तो आपको सिर्फ कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अरेंज करने होते हैं जिन कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड बना। जैसे इस केस में बेंजीन में 6 कार्बन है, तो 6 से आपको ग्रेफाइट को मल्टीप्लाई करना होगा, और 6 ही हाइड्रोजन है तो H2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रिएक्शन होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन के केस में आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कंबशन रिएक्शन की वो आप जानते ही हैं। हाइड्रोकार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जितने आ गए फिर उसमें ऐड हो गए, इसके अकॉर्डिंग आपको CO2 और H2O के कोफिशिएंट अरेंज करने होते हैं। सो इन दोनों को ही बैलेंस करना काफी सिंपल होता है कंबशन और फॉर्मेशन रिएक्शन को। अब ये रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये होगी रिक्वायर्ड रिएक्शन। अब जो गिवन रिएक्शंस आपको फॉर कंबशन ऑफ बेंजीन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, इनके अंडर इनको रीअरेंज करके आपको इस रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है। तो सेकंड इक्वेशन को देखिए, उसमें बेंजीन LHS में है लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन में RHS में है, तो इसको रिवर्स करना होगा। यू हैव टू रिवर्स द सेकंड इक्वेशन फर्स्ट थिंग। एंड कार्बन ग्रेफाइट थर्ड इक्वेशन में ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थर्ड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी चीज। और जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन H2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो रिक्वायर्ड है उसमें 3 से, तो हमें फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तीन चीजें सिर्फ आप करिए, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। एंड इन तीनों को जो चेंजेस मैंने बताया इनको कीजिए, फिर जो इक्वेशन मिलती है उनको सबको ऐड कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/6 and equation 4/3, we will get an equation something like this, एंड देन रिवर्स इक्वेशन 2। तो इसने पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, देन रिवर्स करके फिर ऐड किया है। तीनों ही चेंजेस आप एक साथ करके भी ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर। यू विल गेट द फाइनल आंसर टू विद दिस -48.51 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर फॉर द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। एंड जो चेंजेस आपने रिएक्शंस के साथ किए हैं एंड उनको मल्टीप्लाई किया है बेसिकली कुछ कोफिशिएंट से, और रिवर्स किया है एक इक्वेशन को, वही चेंजेस आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन के साथ भी करने हैं। यानी जो एंथैल्पी उस रिएक्शन से एसोसिएटेड है उसके साथ, ऑफ कोर्स ये आप जानते ही होंगे, रिवर्स किया रिएक्शन तो एंथैल्पी की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, और जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है उसी से उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई करना होगा। ये सब कीजिए, आपके पास जो फाइनल रिएक्शन आएगी दिस वन, एंड उन एंथैल्पी को ऐड कीजिए तो ये एंथैल्पी आपके पास आ जाएगी। नाउ आफ्टर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वी हैव एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये नाम से बता रहा है कि एटम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है किसी कंपाउंड को, उसके लिए जो एंथैल्पी लगेगी दैट वुड बी दिस, द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज। ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, गैस फेज में निकालनी थी हमें वो उन दोनों की ही वैल्यू। ये हमने वहां पे इसका रीजन देख लिया था। तो एटमाइजेशन भी गैस फेज में ही होता है, दिस वी नो ऑलरेडी। एंड 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी, एंथैल्पी चेंज अकम्पेन करेगा उस प्रोसेस के था, दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इन केस ऑफ डाई एटमिक मोलिक्यूल्स लाइक डाई हाइड्रोजन H2, enthalpy of atomization is also the bond dissociation enthalpy। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप का बॉन्ड होता है जो 2 एटम्स को पकड़े हुए होता है। अगर उसको एनर्जी लगा के आपने तोड़ दिया, चाहे वो सिंगल हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जितनी एनर्जी उसको तोड़ने में लगी, सिर्फ उसको चाहे आप बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि उसको तोड़ते ही 2 एटम्स में डिवाइड हो जाएगा वो मॉलिक्यूल। तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोथ terms mean same for diatomic molecules, but this doesn't happens with polyatomic molecules। उनमें क्योंकि चाहे सेम बॉन्ड्स हो बिटवीन डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट बॉन्ड्स हो
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मीन बॉन्ड एनर्जी टर्म उसमें आ जाती है। तो सारे बॉन्ड्स की एवरेज एनर्जी वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर, क्योंकि सारे बॉन्ड्स को टूटने के बाद तब जाके एटम्स में कन्वर्ट होते हैं ये मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसी भी एक बॉन्ड के इक्वल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसमें नहीं हो सकता, मीन बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होता है। ये आगे टर्म आगे आने भी वाली है। द अदर एग्जांपल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैन बी दैट ऑफ मीथेन गैसियस मॉलिक्यूल। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि प्रोडक्ट्स आर ओनली एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गैसियस फेज। ऑलवेज हेयर प्रोडक्ट विल बी ओनली एटम्स। ऐसा नहीं है अगर आप CH4 में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो CH3 और H बच जाएगा, तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देंगे। ऐसा नहीं है, CH3 बच गया, ऐसा पूरा मॉलिक्यूल बचा हुआ है, प्रोडक्ट्स में सिर्फ एटम्स होने चाहिए टू कॉल इट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो कार्बन होना चाहिए और 4 हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट्स, देन विल कॉल इट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें मीन बॉन्ड एनर्जी आएगी इन सभी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उसके इक्वल होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो पॉली एटॉमिक के केस में मीन बॉन्ड एनर्जी के इक्वल, और डाई एटॉमिक के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल ही होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। Now see the following reaction, Na solid is converting into Na gaseous। इस केस में भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि गैसियस एटम प्रोड्यूस होना चाहिए बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे आपको कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा Na सॉलिड में, ये तो अकेला ही है, इसमें क्या बॉन्ड है ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे इन मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसके बारे में पूरा पैराग्राफ है वहां पे। तो इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक करने होंगे टू गेट दिस सॉलिड फॉर्म सोडियम इनटू गैसियस। एंड यहाँ पे सीधा सब्लिमेशन हो रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं कि हियर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। In this case, the enthalpy of atomization is same as the enthalpy of sublimation। तो ये दो चीजें हैं। डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स के केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंड जब सॉलिड स्टेट में कोई मेटल हो उसको डायरेक्टली आप गैसियस स्टेट में ले जा रहे हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उस केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल होगा। नाउ बॉन्ड एंथैल्पी सिंबल होता है इसका ये डेल्टा बॉन्ड H नॉट। देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद केमिकल बॉन्ड। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड देन मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सिर्फ 2 एटम्स के बीच जो जुड़ा होता है उसके साथ एसोसिएटेड है, और मीन बॉन्ड एंथैल्पी है, ये तो नाम बता रहा है, एवरेज होगी एक पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सारे बॉन्ड्स की एंथैल्पी का एवरेज। इनकी डिटेल्स आगे हैं। डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ अ गैसियस कोवलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन द गैस फेज। यहाँ पे गैसियस वर्ड कोवलेंट कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड ही गैसियस फेज में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं उनके, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए गैस फेज में, इसलिए जो कंपाउंड हम तोड़ना चाहते हैं वो भी गैस फेज में होना चाहिए, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड ही यूजुअली पाए जा सकते हैं, सारे नहीं होते। यहाँ पे देखिए गैसियस कोवलेंट कंपाउंड लिखा है, सारे कोवलेंट कंपाउंड गैसियस नहीं होते। जो भी गैसियस होंगे उनको तोड़ने, उनमें 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी, दैट इज bond dissociation enthalpy, and we have seen it earlier also, it is same as the enthalpy of atomization। this is true for all diatomic molecules। तो यहाँ आपको जो bond dissociation enthalpy दिख रही है Cl2 और O2 की, it will be same as enthalpy of atomization, क्योंकि atoms produce हो रहे हैं in the gaseous phase। now polyatomic molecules के लिए टर्म आती है mean bond dissociation energy, या इसको mean bond enthalpy बोल सकते हैं। In methane, all the 4 CH bonds are identical in bond length and energy, क्योंकि bond length ही energy से associated होती है।
जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्योंकि आइडेंटिकल है तो एनर्जी भी आइडेंटिकल होगी, ये आप समझ सकते हैं सीधे। एंड ये हम केमिकल बॉन्डिंग से भी जानते हैं कि CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंड sp3s कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जिससे डेफिनेटली सारे आइडेंटिकल हैं ये। However, the energies required to break the individual CH bonds in each successive step differ. Now it is just the case what we have learned in chemical bonding for water molecule. उसमें तो दो OH बॉन्ड होते हैं, उन दोनों को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंड उसका रीजन वहां पे एनसीईआरटी ने दिया था कि ड्यू टू चेंज द केमिकल एनवायरनमेंट, तो उसी को रीजन को आप यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं इनकी डिफरेंट एनर्जी होने के लिए। एंड एग्जैक्टली आपको वैल्यूज नहीं याद रखनी है इन एनर्जीज की, लेकिन किसको तोड़ने के लिए ज्यादा लग रही है किसके लिए कम, इसका एक आइडिया जरूर होना चाहिए आपको। पहला CH बॉन्ड CH4 में तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लग रही है, फिर इंक्रीज कर रही है CH3 CH2 में, तो इसको आप ऐसे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मींस सिंगल बॉन्ड है इसमें सारे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कुछ एनर्जी लगी। CH3 ये आपको याद आ रहा होगा, इससे याद आना चाहिए आपको AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। AB4 में होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, AB3 में sp2 होती है, PF3 मॉलिक्यूल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड बनता है, एंड डबल बॉन्ड की ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये इंक्रीज कर रही है स्ट्रेंथ, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। और CH2 फिर आगे AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, आप CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो अगेन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इन तीनों केस में इंक्रीज हुई। अब लास्ट में सिर्फ CH एक बॉन्ड बच रहा है, पहले केस में 4 CH बॉन्ड थे, ज्यादा थे, तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, तो इसके लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक ही बचा है तो कम सबसे एनर्जी इसमें लगेगी। तो ऐसे एक आइडिया मैंने आपको दिया कि कैसे आप इनके सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं कि किस में कितनी डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इनका सीक्वेंस जरूर पूछा जा सकता है आपसे, ना कि एग्जैक्ट वैल्यूज। तो ये हुई इंडिविजुअल डिसोसिएशन एनर्जीज। तो इन सच केसेस वी यूज बॉन्ड मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। एंड ये जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा था, सारी एंथैल्पीज को जोड़ के जितनी आपने जोड़ी है उस नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए। सो 1665, that is the total enthalpy of atomization of this molecule methane, divide by 4, you will get the mean bond enthalpy of CH bond in case of CH4 methane. It has been found that CH bond enthalpies differ slightly from compound to compound, as in CH2 CH3 CH2Cl and CH3 NO2 ETC, but it does not differ in a great deal. तो बहुत सारे कंपाउंड्स में CH बॉन्ड की एंथैल्पी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, सिर्फ कुछ कंपाउंड में वो भी स्लाइटली डिफर करती है। ये इसका आपको रीजन पता होना चाहिए, एग्जैक्टली कंपाउंड्स रटने की जरूरत नहीं है आपको। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द रीजन फॉर दिस, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें नाइट्रोजन कोशिश करेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ पुल करने की, तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। एंड सेम विल हैपन इन केस ऑफ दिस CH3 CH2Cl आल्सो। क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी फर्क नहीं होता, एग्जैक्टली सेम होती है, दिस वी नो फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी एसोसिएटेड है NO2 में, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा वीक हो जाएगा CH बॉन्ड एज कंपेयर टू CH2Cl। तो इसलिए देर इज ओनली अ स्लाइट डिफरेंस इन दिस कंपाउंड, सिर्फ इतना आपको यहाँ से याद रखना है। एंड ग्रेट डील पे एक स्टार भी लगाया है, इसका मतलब नीचे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। Note that symbol used for bond dissociation enthalpy and mean bond enthalpy is same, क्योंकि मीन बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी डिसोसिएशन एंथैल्पीज का ही एवरेज होती है। तो
होती तो ये दोनों ही डिसोसिएशन एंथैल्पीज है ना, तो इसलिए इन दोनों का सिंबल सेम होता है। एंड नीचे आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। हमेशा मैंने आपको बताया था, याद रखिए, किसी भी तरह की एंथैल्पी दी हो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है। ऊपर देखिए इससे डिफरेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज आपको गिवन है तो वो होंगी रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। ये एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में। एंड मैं चाहता हूं आप इसको इस वर्ड से याद रख लें, आरपीएम। ये रोटेशन में टर्म आप याद रखने वाले हैं, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको यूजुअली हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में, तो वहां पे आरपीएम में टर्म आने वाली है। तो इससे आप याद रखिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मीन बॉन्ड एनर्जी के केस में होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपाउंड्स गिवन होते हैं तो उनकी मीन बॉन्ड एनर्जी होंगी, ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एम ही होगा मीन बॉन्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सिर्फ जब होगा जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको गिवन है। एंथैल्पी चाहे किसी भी टाइप की गिवन हो कंपाउंड्स की, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही हो सकती है, होती है। अब ये आपको नहीं बोलना है। It is useful, this relation is useful when the values of enthalpy of formation are not available। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पीज आपको गिवन हो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना पता हो कंपाउंड्स की, तब ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे 6.3 ए एंड बी में आपको मीन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है कुछ कंपाउंड्स की, और मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए भी बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है। इसमें से सारी आपको लर्न नहीं करनी है, कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। हाइड्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, H2 में ये मैक्सिमम होती है बॉन्ड एनर्जी, मैं लर्न करवा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में। एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैक्सिमम होती है N2 के लिए, दोनों चीजें हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। एंड किसी भी सिंगल बॉन्ड के लिए मीन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी मैक्सिमम, ये तो आइडेंटिकल आइटम्स की हमने बात की, किसी भी सिंगल के लिए मैक्सिमम होती है HF के बीच में 569। ये देखिए HF के का जो बॉन्ड है, इसका रीजन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साफ है यार। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कंट्रीब्यूट करती है एंड इसलिए HF की मैक्सिमम होती है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी सबसे ज्यादा होती है 1070। N2 से ये ज्यादा होती है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना नाइट्रोजन से, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रोंग इम्पैक्ट से ये पकड़ा रखेगा, स्ट्रोंगली पकड़ा रखेगा, तो इसलिए ज्यादा होती है इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी। N2 की और H2 की, ये दोनों एग्जैक्टली आपको याद रखनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में कैसे याद रखनी है। HF की और CO की आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा होती है, ये फैक्ट जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम्स में वैल्यू पूछता है एग्जामिनर। एवरेज जो वैल्यू होती हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, तो पूछने के लिए बहुत सारी कंटेंट होगा, सिर्फ जो कुछ चीजें होती हैं एक्सट्रीम्स में वही एग्जामिनर पूछना प्रेफर करता है, क्योंकि उन्हीं को याद भी किया जा सकता है। एवरेज तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सब मटेरियल को याद नहीं किया जा सकता कंसेप्ट्स को। अब लैटिस एंथैल्पी एक कंसेप्ट है, ये स्पेसिफिकली होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख लिया गैसियस कोवलेंट कंपाउंड के लिए। लैटिस क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ही प्रेजेंट होता है तो इसलिए उन्हीं के लिए कंस्ट्रक्टेड है ये कंसेप्ट। लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हिच अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स गैस आयंस इन गैसियस स्टेट। एंड एक लाइन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये जो NaCl टूटा है Na प्लस और Cl माइनस गैसियस में, दीज टू आयंस मस्ट बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो मिलके दोबारा ये कंपाउंड बना लेंगे, इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस की कंडीशन बहुत नेसेसरी थी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में आती है, यहाँ उसको मेंशन नहीं किया।
ये दिखाया इसलिए गया है ताकि आपको बताया जा सके कि NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस ये गैसियस आयन बनते हैं, वरना ये होते इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही है। Since it is impossible to determine the lattice enthalpies directly by experiment, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called Born-Haber cycle। तो डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लैटिस एंथैल्पी को, ये केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से हमने देख लिया था, क्योंकि एक एनर्जी ये होती ही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स और फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड हम इसके लिए निकालते हैं, बोर्न हेबर साइकिल इसको बोलते हैं। एंड आई थिंक हमने पीछे एक लाइन छोड़ दी है यहाँ पे, यूजिंग हैस ला बॉन्ड एंथैल्पीज कैन बी कैलकुलेटेड। आप एग्जांपल ले सकते हैं CH4 का, यानी CH4 को अगर हम तोड़ें तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन में वो टूट जाएगा। एक तो ये सीधी प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस। एंड अगर हम दूसरी स्टेप्स इंटरमीडिएट स्टेप से जाएंगे, यानी पहले CH3 फिर CH2 फिर CH, सीरीज ऑफ स्टेप से अगर जाएं और ओवरऑल स्टेप्स उन दोनों की एंथैल्पी सेम होगी, तो ये ऐसा बोल रहा है कि हैस लॉ का यूज करके बॉन्ड एंथैल्पीज भी कैलकुलेट की जा सकती है। ऑफ कोर्स ये लॉ वहां पे भी वैलिड होगा, हैस लॉ पे ही बेस्ड होता है ये बोर्न हेबर साइकिल, ये आपको याद रखना। आगे देखेंगे भी हम, हेबर में एच आता है और हैस लॉ में भी एच आ रहा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा इसी पे बेस्ड होता है। वैसे ये प्रोसेस आप एग्जैक्टली देखेंगे जब समझ में आ ही जाएगा आपको। बेसिकली हेबर से आप हैस याद रखिए और हैस लॉ आपको उससे याद आएगा। एंड लॉ में एल ए आ रहा है और एल ए से फिर आप लैटिस एनर्जी याद रख सकते हैं, यानी लैटिस एनर्जी से बोर्न हेबर साइकिल एसोसिएट होता है। ये ऐसे आप कुछ ऑब्जर्वेशन से लर्न कर पाएंगे। अब देखते हैं NaCl के लिए बोर्न हेबर साइकिल कैसे हम बनाते हैं, यानी लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं NaCl सॉलिड के लिए। सबसे पहले Na सॉलिड फॉर्म में होता है नेचुरली प्रेजेंट, उसको गैसियस में कन्वर्ट करना यानी सब्लिमेशन लगेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं, हमने पीछे देखा था। तो पहले ये होगी, इसको गैसियस में कन्वर्ट किया, अब इसे एक इलेक्ट्रॉन भी निकालना पड़ेगा, Na प्लस में इसको कन्वर्ट करना है हमें। दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, Na गैसियस टू Na प्लस, एंड इट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड गैसियस स्टेट में ही ये होती है, ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, इसलिए पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया सोडियम को। अब दूसरा क्लोरीन जो होता है, इसकी नेचुरल स्टेट होती है जो हमने देखा था रेफरेंस स्टेट जिसको बोलते हैं, गैसियस होता है फ्लोरीन क्लोरीन की, इसलिए ये सॉलिड में नहीं है, गैसियस में है। इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी Cl की, इसमें फिर जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हुआ है सोडियम के द्वारा, ये इसमें ऐड करना होगा बाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ से Cl माइनस आ जाएगा। अब Na प्लस और Cl माइनस गैसियस आ गए, अब उनको सिर्फ कंबाइन करना लास्ट फिफ्थ स्टेप में टू गेट NaCl प्लस। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था Na सॉलिड और Cl गैस, वहां से ये वही दोबारा पहुंच गया है NaCl सॉलिड में, लैटिस इसका बन गया है। तो इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं, बोर हेबर साइकिल। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स शोन इन फिगर 6.9, ये फिगर 6.9 हम देखेंगे अभी। इससे पहले ये ग्रीन बॉक्स आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। You have learned about ionization enthalpy and electron gain enthalpy, unit 3, classification of elements. In fact these terms have taken from thermodynamics, क्योंकि ये एंथैल्पीज है ना, एंड एंथैल्पी वर्ड का ओरिजिन थर्मोडायनेमिक्स से हुआ है, तो इसलिए these are taken from thermodynamics, ओरिजिन थर्मोडायनेमिक्स है इनका। Earlier terms ionization energy and electron affinity were in practice in place of the above terms। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये हम जानते भी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये आता भी है, ionization energy and electron affinity। They both are defined at absolute zero at any other temperature। Heat capacity for the reactor and process have to be taken into account, and तब आप एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच पाएंगे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। ये एग्जैक्ट लाइन आती है वहां पे, स्टार डाल के स्टेटमेंट दी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वहां भी हम देख चुके हैं ये। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो रिलेट करता है आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी को, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। एंड कैसे ये फॉर्मूला आया है इसका आइडिया भी हमने ऑलरेडी देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी के साइन में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इस फॉर्मूला में।
एंड अब देखते हैं ये डायग्राम फॉर लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी डायग्राम फॉर लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। इसका थ्योरेटिकल बेसिस तो हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। इसकी शुरुआत होती है NaCl के क्रिस्टल लैटिस से, जो कि मिलके बना होता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन देयर रेफरेंस स्टेट्स। सोडियम की सॉलिड होती है और Cl2 की गैस, तो इनसे मिलके बनेगा। एंड ये जो एरोज हैं इनके डायरेक्शन का भी सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये रिलीज होगी एनर्जी जब Na और Cl, Na सॉलिड और Cl2 गैस कंबाइन करेंगे टू फॉर्म दिस कंपाउंड NaCl सॉलिड। तो इसलिए नेगेटिव साइन है इसका, डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। इन दोनों से मिलके ये बन रहा है। अब दूसरा, ये जो Na सॉलिड है, इसको हमें गैसियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये साइकिल अगर कंप्लीट करना है तो इसको गैसियस स्टेट में जाना पड़ेगा, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो गैसियस स्टेट में पहले जाने के लिए एंथैल्पी और सबलिमेशन लगेगा, यानी एटमाइजेशन के इक्वल जो होता है आपको सप्लाई करनी होगी ये एनर्जी +108। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऊपर की ओर जा रहा है और पॉजिटिव एनर्जी क्यों आ रही है। अब Na गैसियस में कन्वर्ट हो गया सबलिमेशन के बाद। अब यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा सोडियम से टू कन्वर्ट इनटू Na+। आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी इतनी इलेक्ट्रॉन निकालने की। एंड Cl2 से दो Cl एटम्स में ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ Cl2 है, कंप्लीट Cl2 नहीं, इसलिए हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिखा रहा है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl गैसियस एटम। अब इस Cl में वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो जो सोडियम ने रिलीज किया था, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, ये रिलीज होगी, ध्यान रखिए Cl- में आ जाएगा। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्लोरीन कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यूजुअली नेगेटिव होती है। और किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें एनर्जी लगेगी, वो पॉजिटिव होती है। अब ये आ गए गैसियस स्टेट में दोनों आयंस, हम ये दोनों कंबाइन कर लेंगे और लैटिस एंथैल्पी हमें टोटल मिल जाएगी इस ओवरऑल प्रोसेस के लिए। जो इंटरमीडिएट स्टेप में जितनी हमें एनर्जीज मिली हैं उनका सम विल बी इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी। दैट्स हाउ हैस लॉ इज एप्लीकेबल टू दिस साइकिल एंड विल अगेन बी return to our original compound NaCl solid NaCl cluster and it's a cycle, so इसलिए इसको बोर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों साइंटिस्ट हैं, बोर्न और हेबर। साइक्लिक ये प्रोसेस होती है। Importance of this cycle is that the sum of the enthalpy change around a cycle is 0। तो जहां से चले से वहां ही दोबारा पहुंच गए हैं, साइकिल हो गया, इसलिए सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस यहाँ पे 0 होता है। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक लैटिस को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको तोड़े अगर हम, तो उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एंथैल्पी चेंज 0 होगा अराउंड अ साइकिल। तो ऐसे आप लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अगर आप एक डायरेक्शन में जाएंगे, लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम NaCl सॉलिड टू अगेन NaCl सॉलिड, तो उस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही आपको नेगेटिव एंथैल्पी वहां पे दिखाई देगी, जो कि क्लोरीन के केस में थी जब वो एक्सेप्ट करता है, बाकी सब पॉजिटिव होंगी। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच टू द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। एंड NaCl सॉलिड जाता है Na+ गैसियस और Cl- गैसियस में। यहाँ से आपको दिख रहा है इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT बिकॉज डेल्टा एनर्जी इज 2, एंड ये हो जाएगी 2 + 283 किलो जूल पर मोल के इक्वल। बेसिकली आपको याद है ना फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा H अपने निकाल लिया, एंड इस रिएक्शन में जो कि लैटिस एंथैल्पी के लिए है, NaCl के लिए, डेल्टा Ng की वैल्यू 2 आ रही है, यानी गैसियस चेंज इन गैसियस मोल 2 आ रहे हैं। सॉलिड है ये, तो LHS में तो RHS में 2 हैं, तो चेंज आ गया 2। एंड यहाँ से फिर इंटरनल एनर्जी हो जाएगी डेल्टा U डेल्टा H -2RT। तो वही बोल रहा है इट इज स्मॉलर बाय 2RT। एंड यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, तो 2RT का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। R की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, 8.314 ये होती है R की वैल्यू। एंड टेम्परेचर यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना लेना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए सिंबल है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ये लैटिस एंथैल्पी।
तो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 4955 ऐसे 4.95 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। 4.95 को ऑलमोस्ट 5 मान लीजिए, तो 788 से 5 कम 783 किलो जूल पर मोल। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए 2RT का कितनी वैल्यू है यहाँ पे इसकी। Now we'll use the value of lattice enthalpy to calculate the enthalpy of solution from the following expression. Enthalpy of solution standard enthalpy होती है lattice enthalpy, standard lattice enthalpy plus hydration enthalpy, इन दोनों का combination होती है।